हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन इन हिंदी। जी हाँ, हिंदी में जानेंगे सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का। जो स्टूडेंट 2021 में मई जून में अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का भी है उसमें, तो इकोनॉमिक्स का सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, तो उनको भी आपको बताऊंगा। तो इससे पहले देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि आपका ये 80 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इस प्रश्न पत्र के अंदर आपकी टोटल आपको पता होगा कि 2 किताबें हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। दोनों किताबों में से 40-40 नंबर का आने वाला है। और आगे के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, यदि आप इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं 5वां इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ एक बार कि 11 से लेकर 12 तक जो हमारे प्रश्न हैं और 28 से लेकर 29 तक हैं वो 3 अंक के हैं, और 13 से 15 और हमारे 30 से लेकर 32 ये 4 अंक के हैं, और हमारे जो अगले प्रश्न हैं 16 से 17 और 33 से 34 ये 6-6 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर का है और समष्टि अर्थशास्त्र से है, सेक्शन ए। राष्ट्रीय आय के अनुमान में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि अनिवासी भारतीय द्वारा प्रेषित धन। ठीक है, यानी कि भेजा गया धन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन सी मुद्रा विश्वास के कारण प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच में विनिमय के एक माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी कि न्यास मुद्रा। ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है SBI, RBI, शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो बताइए इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा डी ही है, यानी कि वित्त मंत्रालय। चौथा हमारा क्वेश्चन है, मसाले जो भारत के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इनकी कीमतों में वृद्धि चालू खाता अधिशेष में डैश करेगी? तो संकुचन करेगी या प्रसार करेगी? बताइए अपना उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है संकुचन। ठीक है, और 5वें क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो 5वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे का वित्त पोषण करने के लिए एक विकल्प दें जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पास आधिकारिक भंडार को स्थानांतरित किए बिना किया जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना है कि शेष विश्व से उधार और शेष विश्व को परिसंपत्तियों की बिक्री। ठीक है जी, ये इसका सही उत्तर है। छठा क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश के विपक्ष में एक तर्क दीजिए। तो एक तर्क है पूछा है, तो एक तर्क आसानी से दे दीजिए कि इसमें लिख दीजिए कि जैसे कि घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशक के पास आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण। ठीक है, और 7वां जो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां, वो देखिएगा 7वें क्वेश्चन से पहले मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक रिपोर्ट दे रखी है, रिपोर्ट पढ़ें और इसके आधार पे प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक का उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 क्वेश्चन हैं लगभग, इनका हमें जवाब देना है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, जो रिपोर्ट पढ़ी है हमने उसी के आधार पे आया है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। 7वां क्वेश्चन है, RBI द्वारा रिवर्स रेपो दर में कटौती के कारण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समग्रता तरलता डैश की संभावना है, वृद्धि या कमी? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वृद्धि है। ठीक है, डैश में आपको भरना है। 8वां क्वेश्चन है, RBI द्वारा रेपो दर में कटौती से मुद्रास्फीति या अपस्फीति, ये 2 ऑप्शन है, कि स्थिति को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो मुद्रास्फीति को ठीक करने में मदद मिलेगी या अपस्फीति को? तो अपस्फीति को ठीक करने में। ठीक है, और 9वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, नगद आरक्षित अनुपात में कमी से डैश को बढ़ावा मिलेगा? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ABCD। तो इसका सही ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चनों के, मैं सही ऑप्शन ही आपको बताऊंगा। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
10वां क्वेश्चन है हमारा, केन्ज के आय और रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में न्यून मांग का प्रभाव है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, आय, उत्पादन, रोजगार और सामान्य कीमत स्तर में कमी। 11वां हमारा क्वेश्चन लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है अब, ठीक है। तो निजी वाहनों की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जीडीपी और कल्याण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो देखिएगा इसका उत्तर आप कुछ इस कदर लिखिएगा, दिन प्रतिदिन निजी वाहनों की बिक्री से इन निर्दिष्ट वाहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। स्टॉक में होने वाली वृद्धि जीडीपी में वृद्धि को दर्शाती है, परंतु दूसरी ओर यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। पर्यावरण प्रदूषण में होने वाली वृद्धि लोगों के कल्याण में गिरावट का कारण है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। और 11वें क्वेश्चन में अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, जो है हमारा सामाजिक कल्याण के निर्धारण में उत्पादन की संरचना के बजाय उत्पादन की मात्रा मायने रखती है, समर्थन या खंडन करें। तो पहले हम देखिएगा आपको खंडन करके दिखाते हैं कि सामाजिक कल्याण दोनों तत्व पर निर्भर करता है। तो इसकी व्याख्या के रूप में अगर मैं आपको सांकेतिक बिंदु बता दूं, आप लिख सकते हो जैसे कि लोग द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं के भंडार में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि द्वारा सामाजिक कल्याण को अवश्य ही प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो। आपका 13वां क्वेश्चन लेने से पहले हमें 12वीं पर डिस्कस करना है, क्यों 12वां नहीं करा। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की है, जिसका एक प्रमुख पहल 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ तक की कीमत के उत्पादन से जुड़े पहलू हैं। द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें दे रखा है विदेशी विनिमय दर और आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे। तो बताइए इसका। देखिएगा इसका जो है आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा चिकित्सा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक श्रेष्ठ अभियान है। यदि निर्भरता कम हो जाती है तो आयाती में भी कमी आएगी। आयात में गिरावट मतलब से विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आएगी, तो अंततः विदेशी मुद्रा की दर में गिरावट को दर्शाती है। तो 13वां क्वेश्चन लेते हैं अब। तो देखिएगा 13वां क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर आपको पढ़ना है, फिर नीचे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये पढ़ने के लिए देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी लंबा है 13वां क्वेश्चन, केस स्टडी पर आधारित है। क्योंकि तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछली कुछ तिमाहियों से महत्वपूर्ण मंदी का अनुभव कर रही है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 6 वर्ष की सबसे न्यूनतम दर 4.7% की दर से बढ़ी है। निवेश और खपत में गिरावट आई थी और अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर लाने के लिए कई प्रोत्साहन उपाय किए गए। नई कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था में सुधार प्रतिलाभों को बेहद मुश्किल कर दिया। प्रकोप ने अब मांग और पूर्ति पक्ष दोनों तत्वों पर गंभीर विघटनकारी प्रभाव पैदा करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत के विकास गाथा को पटरी पर उतारने की क्षमता है। ये हमारा फिक्की यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव मार्च 2020। तो उपरोक्त समाचार रिपोर्ट में इंगित स्थिति में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा सकने वाले 2 उपाय बताइए और उन पर चर्चा कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन आपके भी इसी तरह से आएंगे, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन जो है हमारे लर्निंग आउटकम बेस हो गई आपकी पूरी मतलब कि पढ़ाई। यानी कि बात यह है कि पहले तो ऐसा होता था कि आपने जो भी पढ़ा उसमें से कुछ भी पूछ लिया गया, लेकिन अब ये है कि जो आपने समझ में आया है तो जिसके आधार पे यानी कि आपने जो सीखा है उसके आधार पे आपको पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, केस स्टडी पर आधारित हमारे प्रश्न हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो चलिए, तो देखिएगा इसमें पूछा है कि उपरोक्त समाचार रिपोर्ट में इंगित स्थिति में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा सकने वाले 2 उपाय बताइए और उन पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा आप लिख सकते हो, उपरोक्त रिपोर्ट
4.7% की धीमी विकास दर को उजागर करने के साथ साथ उपभोक्ता और निवेश में गिरावट को दर्शाती है। यहाँ सभी विशेषताएं अर्थव्यवस्था में मांग की कमी या अपस्फीति की स्थिति को दर्शाती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए आरबीआई द्वारा उपाय किए जा सकते हैं। वे हैं मात्रात्मक उपकरण नंबर 1, बैंक दर नंबर 2, खुले बाजार की क्रियाएं मतलब प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय, थर्ड रेपो दर, फोर्थ रिवर्स रेपो दर। ठीक है, और आप लिख सकते हो आगे नगद आरक्षित अनुपात, 6 वैधानिक तरलता अनुपात। गुणात्मक उपकरण में आप लिख सकते हो सीमांत आवश्यकता, अगला लिख सकते हो साख की राशनिंग, अगला लिख सकते हो नैतिक प्रभाव। ठीक है, तो 2 की व्याख्या आपको करनी है इनमें से ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अर्थव्यवस्था की इस मंदी में भारत सरकार अपने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि की तरह कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे सकती है, स्थिति का विश्लेषण करें और जिस तरीके से ऐसा होने की संभावना है उसे समझाइए। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह लिखना है। जैसे कि आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी निवेशक द्वारा निवेश में वृद्धि होगी। इससे बाजार में पूंजी के प्रवाह में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप यह अपस्फीति की स्थिति को ठीक करने में सहायक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। 15वां क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, ईएफ अंतराल को कहा जाता है, उठाए गए 2 उपाय को निर्दिष्ट करें। सॉरी, तो देखिएगा 15वां क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये दर्शाया है चित्र, तो इसमें देखिएगा इसका जो सही उत्तर है मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपने इसे देख लिया अच्छी तरह से। ये रही आपकी आंसर की। अभी देखिएगा, आप रुकिएगा, ये मैंने पहले से ही निकाल के रख रखी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से समझ लीजिए कॉपी पेन की सहायता से। ये हमारा ठीक है, ओके। ठीक है जी, ये है हमारा देखिएगा 15वां क्वेश्चन। ईएफ अंतराल स्फीतिक अंतराल या अधिक मांग की स्थिति को दर्शाता है। अधिक मांग की स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, इनको आप लिख सकते हो कि सरकारी व्यय में कमी, करों में वृद्धि, सार्वजनिक उधार, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, आरबीआई केंद्रीय बैंक से उधार न लेना। ठीक है, इनमें से आप किन्हीं 2 की व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका 15वां। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अगले। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा था। 16वें क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़े की सहायता से परिचालन अधिशेष और शुद्धता निर्यात की गणना करें। तो देखिएगा इसमें दे रखी हैं आपकी मदें और ये करोड़ों में रुपए हैं। तो क्वेश्चन एक बार निहार लीजिए ध्यान से। ठीक है, मजदूरी वेतन से लेकर इन्होंने यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन तक दे रखा है। और क्वेश्चन पूछा है कि आपसे आंकड़े की सहायता से परिचालन अधिशेष और शुद्ध निर्यात की गणना आपकी करनी है। ठीक है, शुद्ध निर्यात और परिचालन अधिशेष। तो शुद्ध निर्यात मतलब पहले परिचालन अधिशेष निकालोगे तो इसमें आपको वही करनी है, यही वाला फॉर्मूला, एनडीपीएफसी इक्वल कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। ठीक है, यानी कि 4000 बराबर 2400 प्लस प्रचालन अधिशेष क्योंकि है नहीं और ज्ञात करना है प्लस 400। तो हमारा हो जाएगा ये फिर 4000 माइनस 2800 इक्वल प्रचालन अधिशेष, और हम फिर 1200 करोड़ रुपए में हमारा बराबर आ जाएगा प्रचालन अधिशेष। ठीक है, यानी कि माइनस करके 4000 में से आपका 2800। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगला जो है इसमें कह रखा है आपसे
आपको निकालना है शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात इसका जो करेक्ट आंसर आएगा शुद्ध निर्यात का वो आएगा 1500 करोड़ रुपए। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर के लिए मैं आपको देखिएगा दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे, क्योंकि देखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो शुद्ध निर्यात निकालने के लिए आपको GDPMP निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण और आपका शुद्ध निर्यात, ठीक है, प्लस शुद्ध निर्यात मतलब, तो इस तरह से ये आपको करना है। GDPMP बराबर NDPFC और प्लस स्थिर पूंजी का उपभोग प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और आपका सही उत्तर है इसका करेक्ट आंसर की के अकॉर्डिंग 150 करोड़ रुपए, ठीक है। शुद्ध निर्यात 150 करोड़ रुपए आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह सोल्व करके देखोगे इसको। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं जो हमारा थियोरेटिकल है। तो पूछा गया है क्वेश्चन की कारण बताते हुए समझाइए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित से क्या व्यवहार किया जाता है। नंबर 1, एक कंपनी द्वारा माल परिवहन के लिए ट्रक की खरीद। तो इसमें आपको लिखना है हाँ यह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह निवेश व्यय का एक भाग है। सेकंड पॉइंट है आयकर का भुगतान। तो आयकर का भुगतान इसमें नहीं आएगा, यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह एक हस्तांतरण भुगतान है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर शिक्षा सरकार द्वारा व्यय, तो इसमें आएगा हाँ यह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह सरकार के अंतिम उपभोग व्यय का एक भाग है। तो 17वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं हमारे 1 या हम यूँ कहें A और V। इसमें दे रखा है कारण देते हुए निम्नलिखित को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत कीजिए। सरकार द्वारा स्कूल भवन का निर्माण नंबर 1। नंबर 2 में है ब्याज का भुगतान। नंबर 3 है सहायिकी यानी कि जिसे आप सब्सिडी कहते हो। तो नंबर 1 जो है हमारा A क्वेश्चन में उसको हम बताते हैं कि जो है हमारा सरकार द्वारा स्कूल भवन का निर्माण। तो इसमें जो आपको बताना है कि यही लिखना है कि यह पूंजीगत व्यय है क्योंकि यह सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। सेकंड आप लिख सकते हो कि सरकार द्वारा स्कूल भवन निर्माण के बाद का जो है हमारा सेकंड पॉइंट ब्याज का भुगतान, इसमें आप लिखिएगा कि यह राजस्व व्यय है जिसके कारण परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती, ना ही दायित्व में कोई कमी होती। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका सब्सिडी, इसमें आप लिख सकते हो यह राजस्व व्यय है जिसके कारण परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती, ना ही दायित्व में कोई कमी होती, ठीक है। और इसका बी क्वेश्चन जो है बी पार्ट, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि कहा गया है कि 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में सरकार की मदद करेगा, समर्थन का खंडन करें। तो इसमें आपको लिखना है हाँ यह सत्य है कि मोनेटाइजेशन, तो इसमें आपको मतलब कि डीमोनेटाइजेशन से सरकार को अपने वित्तीय घाटे की कमी करने में मदद मिलेगी। विमुद्रीकरण के कारण काले धन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। अकथनीय उत्पादन और राज्य कथनीय इसमें आपको लिखना है अकथनीय उत्पादन और हमारा और अकथनीय आय, ठीक है। आय को अब क्रमशः जीडीपी और राष्ट्रीय आय के एक हिस्से के रूप में जाना जाएगा। करों के माध्यम से सरकार की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। तदनुसार सरकार की कर प्राप्तियों में वृद्धि से राजकोषीय घाटा कम होगा, ठीक है जी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली किताब से 18वां क्वेश्चन, भारत की नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार को कब अपनाया गया? 1991। और अगला क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेचना कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन, विनिवेश, कोटा और टैरिफ, ठीक है। तो क्या कहा जाता है बताइए? तो विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और अभिकथन ए तथा कारण आर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनें। तो देखिएगा ए जो है वो अभिकथन है, फिर आर जो है उसका कारण है। तो आप इसे पढ़िएगा। तो इसमें दे रखा है अभिकथन में ए कि भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और ब्रिटेन में उत्पादित तैयार उपभोक्ता पूंजीगत वस्तुओं का आयातक बन गया है, जिसका कारण है
मतलब कि आर में दे रखा है कारण। औपनिवेशिक सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं, व्यापारों और सीमा शुल्क पर लागू की गई प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत की विदेश व्यापार की संरचना, संगठन की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं वो दे रखे हैं कि हमारा नंबर 1 ऑप्शन है ए, कि ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण जो हमारा यानी कि आर और अभिकथन ए सही विवरण हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और ऑप्शन आप देखिएगा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही विवरण है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को लिखकर उनका मिलान कॉलम से संबंधित शब्दों से करें। ठीक है, तो मिलान चिन्ह आए हैं हमारे ये। तो चलिए 21वें क्वेश्चन का, तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट का आपको मिलान करना है हमारा वी से, जो है हमारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग करना। ठीक है, और हमारा सेकंड का आपको मिलान करना है डी से, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस। ठीक है, थर्ड का आपको मिलान करना है जी सी से, और इसमें यानी कि आयात प्रतिस्थापन नीति, विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू फर्म की रक्षा करना। सब्सिडी यानी कि जो आपका चौथा कॉलम है उससे आपको मिलान करना है आपका नंबर 1 वाला इसे, यानी कि नई HYV तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ठीक है जी, और इसमें देखिएगा ये और दे रखा है तो इसे आपको डी से ही मिलान कर देना है जिसका भी है। ठीक है, ओके समझ में आया, यानी कि ये वाला जो है हमारा सेकंड से मिलेगा ना। औद्योगिक नीति 1956, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से निजी क्षेत्र को विनियमित करना। ठीक है, ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये है हमारा निम्नलिखित कथन को पढ़ें, अभी कथन ए और तथा कारण आर, नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनें। और अभी कथन ए है हमारा, भारत हरित क्रांति की शुरुआत करने के बाद भारत कृषि उत्पादन की आत्मनिर्भर हो गया, जिसका कारण है कि 1960 के दशक में शुरुआत में सूखे और सिंचाई की सुविधाओं की कमी होने के कारण खाद्यान्न की कमी। तो इसके ऑप्शन हैं, तो जिसमें से सही ऑप्शन है हमारा विकल्प ए, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर और अभिकथन ए का सही विवरण है। 22वां क्वेश्चन जो है, चीन ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया है, वो सभी को पता है, डी ऑप्शन इसका सही है, राज्यवाद। ठीक है, और 23वां क्वेश्चन है, किस देश में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है, जिसका सही ऑप्शन इसमें है सी, यानी कि पाकिस्तान। तो देखिएगा केस स्टडी को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा और जिसके आधार पे आपको प्रश्न संख्या 24 से 27 तक के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से थोड़ा कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सको। आपने पढ़ लिया होगा रोक के वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है हमारा, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 24वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र संरचनात्मक समस्याएं, आय की असमानता, निम्न मजदूरी, औपचारिक श्रमिक। ठीक है जी, 25वां क्वेश्चन है, अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करना आवश्यक है, मान्य तर्क के साथ दिए गए कथन का बचाव या खंडन करें। तो इसमें आप 25वें में लिख सकते हो कि उचित कारण के साथ कथन का समर्थन है। ठीक है, तो आप लिखिएगा। देखिएगा 26वां क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि किराए पर लिया गया श्रम डैश में आता है कि अनौपचारिक संगठन में क्या आपका औपचारिक संगठन में, तो ये जो आता है हमारा वो अनौपचारिक संगठन में आएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन फिर है हमारा इसका पार्ट जो MSMEs से आपका क्या अभिप्राय है, जिसका मतलब है हमारा लघु कुटीर एवं माध्यम उपक्रम। ठीक है, 28वां जो हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का है, तो इसमें क्वेश्चन है कि आज के परिदृश्य 28वें में, आज के परिदृश्य में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है।
व्याख्या करें कि धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में पारंपरिक कार्य प्रणाली की उपयोगिता कैसे सहायक हो सकती है। तो देखिएगा, इसमें आप बता सकते हो कि धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक कार्य प्रणाली की उपयोगिता निम्न प्रकार से सहायक हो सकती है। नंबर ऑप्शन इसमें आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आगत कुशल प्रौद्योगिकी के द्वारा, पर्यावरण मैत्री ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, सूर्य के प्रकाश और सौर ऊर्जा और आपका सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करके। अगला लिख सकते हो, जैविक खेती को बना सकते हो पॉइंट, और अपशिष्ट का प्रबंधन। ठीक है, किन्हीं दो की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और अगला जो हमारा इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि क्या जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा गरीबी की समस्या को बढ़ाती है। तो इसका जो सही उत्तर आपको लिखना है वो यही है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से निर्भरता अनुपात बढ़ेगा और इससे निर्धनता में भी वृद्धि होगी यदि जनसंख्या वृद्धि उत्पादन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि से अधिक होगी। ठीक है, तो 29वां क्वेश्चन है आपका, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाने का आग्रह किया, विश्लेषण करें कि कैसे यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आय के स्रोत उत्पन्न करेगी। तो इसमें आपको लिखना है यही कि गैर कृषि गतिविधियों में वृद्धि किए जाने से भूमि पर दबाव को कम करने के साथ साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी में भी कमी आएगी। अतिरिक्त श्रम को गैर कृषि गतिविधियों में लगाया जा सकेगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय में अतिरिक्त स्रोत में वृद्धि होगी। ठीक है जी, और चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको लगता है कि हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त नहीं, चर्चा करें। तो हाँ, इसमें आप लिखिएगा हाँ, हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त नहीं। निम्नलिखित सीमाएं स्पष्ट करती हैं। नंबर 1, इसमें आप लिखिएगा कि सीमित फसलें हैं, लाभों का आसमान वितरण, और थर्ड लिख सकते हो छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या है, आर्थिक विभाजन है। ठीक है, इन पॉइंटों को आप बता सकते हो। इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, भारत के निर्यात पर अंतर्मुखी रणनीति से बाहरीमुखी रणनीति की ओर खिसकाव के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भारत के निर्यात की अंतर्मुखी रणनीति से बाहरमुखी रणनीति की ओर खिसकाव से घरेलू और विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश में वृद्धि के साथ बाजार का विस्तार होगा, परिणाम स्वरूप निर्यात में वृद्धि होगी। 31वां क्वेश्चन है, क्या एलपीजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाए हैं, चर्चा करें। तो आप लिख सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, राजकोषीय घाटे में कमी हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, निजी विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों की ओर परिवर्तन हुआ है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आदि। ठीक है, इन पॉइंटों को आप शुमार कर सकते हो। 32वां क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन और पाकिस्तान के विभिन्न परिणामों के साथ विकास पथ पर 7 दशकों से अधिक की यात्रा है, दिए गए कथन की व्याख्या करें। तो इसमें आप लिख सकते हो यार कि भाई भारत, पाकिस्तान और चीन की उपलब्धियों की व्याख्या आप कर दो, वही इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट भी पढ़ते होंगे इसे। 33वां क्वेश्चन है कि इसमें ए और बी पार्ट हैं, फिर अथवा में भी क्वेश्चन है। तो ए और बी जो हमारा 33वें का है, इसमें है ए, तो क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ करने का लोगों का स्वास्थ्य के साथ कोई प्रासंगिकता है, चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ करने से लोगों की स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। जो हमारे मतलब कि सांस से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उसमें राहत मिलेगी बहुत ज़्यादा महिलाओं को। इसमें जो हमारा बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें दे रखा है, क्या राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ साथ नई शिक्षा नीति का अनुप्रयोग भारत में मानव पूंजी में सुधार करेगा, चर्चा करें। तो इसमें आप लिखिएगा कि मैं इस कथन से सहमत हूँ कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ साथ नई शिक्षा नीति का अनुप्रयोग भारत में मानव पूंजी में सुधार करेगा, क्योंकि नंबर 1, शिक्षित व्यक्ति अधिक आय अर्जित करता है। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो यह बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान करता है, और इसमें आप लिख सकते हो कि जीवन में बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है, और समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है जी, अथवा में आप क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें आप लिखिएगा कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण दीजिए।
तो इसमें दे रखा है आधारभूत सुविधाएं सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित हैं। तो इसका जो है इसमें मैं आपको कारण सहित बताऊंगा कि मानव पूंजी निर्माण से शिक्षित और कुशल लोगों की उपलब्धता बढ़ेगी और भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसका जो हमारा अगला पार्ट है, यानी कि ये हमारा वी पार्ट इसका, जब बी पार्ट को आप देखोगे तो इसमें दे रखा है हमारा, वो देखिएगा, तो इसमें है हमारा कि मानव पूंजी निर्माण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मानव पूंजी निर्माण जो है हाँ बढ़ाता है, ठीक है जी। लेकिन देखिएगा मैं आपको बता दूं, आधारभूत सुविधाएं सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है। जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो मैं आपको इसे अपने अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन जो मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था फर्स्ट का आंसर, वो इसका आंसर है सेकंड का, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसमें आपको लिखना है मानव पूंजी निर्माण से शिक्षित और कुशल लोगों की उपलब्धता बढ़ेगी जो भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाएगी और परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, ठीक है जी। और ए वाला जो है इसका आपको खुद स्वयं करिएगा। तो सी हमारा क्वेश्चन है कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। ऐसा जो सस्ता हो, सुलभ हो और आपका पर्यावरण के लिए हितकारी हो, ठीक है। नवीकरणीय स्रोतों पर आप ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो उनको आप लिखिएगा। 34वां आपका क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पूरा कि दिए गए शेड्यूल को अध्ययन करें और निम्नलिखित के उत्तर दें। तो इसमें देखिएगा आप पूरा अध्ययन कर लीजिएगा इसका पहले तो चार्ट का, ठीक है। चार्ट दिखा देता हूँ, ये इतना ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पेपर ख़त्म है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या कार्यबल की प्रकृति समय के साथ बदल गई है, कैसे। तो औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण यह दिखाता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जहां 1973 में प्राथमिक क्षेत्र 74% श्रम बल लगा, वहीं 2011-12 में अनुपात घटकर 50% रह गया। दायित्व की द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी और सेवा क्षेत्र भारत में श्रम बल के आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं कि इन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्रमशः 11 से बढ़ाकर हमारा 24 और 15 से बढ़ाकर 27% हो गई है। विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो पिछले 4 दशकों में लोग रोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो आप इसमें देखिएगा सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो सेकंड क्वेश्चन है यह परिवर्तन क्या दर्शाता है, इसे समझाओ। तो इसमें आप लिखिएगा कि स्वरोजगार एक नियमित वेतन से अनियमित श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल को अनियमितीकरण का नाम दिया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या वह स्थिति श्रमिकों को अत्यधिक असुरक्षित बनाती है, कैसे। तो हाँ, श्रम बल के अनियमितीकरण से श्रमिकों की दिशा बहुत ही नाजुक हो जाती है। इसी की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यही था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप कुछ तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। जो सॉल्यूशन था पूरा इसके समक्ष हमने रखा, और कुछ इसमें जैसे मिस्टेक हुई जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं दे रखा था, उसको हमने पढ़ दिया था उसका आंसर, क्योंकि आंसर के हमारे सामने है तो मुझे लगा कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदना चाहते हो 2021 के लिए तो उनका लिंक खरीदने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।